प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग वर्ग नवम का प्रथम अध्याय समकालीन विश्व में लोकतंत्र, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप 6, 7, 8 में सिविक्स में एक बुनियादी स्वरूप जान चुके हैं कि किस प्रकार नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए हैं और कैसी कैसी सरकारें होती है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं काम करती है, लोगों के जीवन को अच्छा बनाती है, कानून का शासन कैसा होता है। यहाँ पर पहला अध्याय में आपको दिया गया है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। पहले इस अध्याय का अर्थ समझ लें। समकालीन क्या हुआ? समकालीन मतलब वर्तमान समय, इस समय में जो कुछ घट रहा है यही हुआ समकालीन। जो अभी जिस दौर में हम आप जी रहे हैं इसको कहते हैं समकालीन। और विश्व, पूरा विश्व, पूरी दुनिया में। और लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था का एक नाम है। लोकतंत्र जहाँ की जनता का शासन होता है, जनता का महत्व होता है, हर काम में जनता की भागीदारी होती है, जनता केंद्र में होता है। और इसीलिए इसको कहते हैं दुनिया की सबसे लोकप्रिय खूबसूरत शासन व्यवस्था लोकतंत्र को। और यही कारण है कि दुनिया के ज़्यादातर देशों ने लोकतंत्र को अपनाया भी है। ऐसा इसलिए भी कि आम नागरिक यहाँ अपने को ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करते हैं, अपने को ज़्यादा अधिकार से सुसज्जित महसूस करते हैं और शासन की बनिस्पत। यहाँ पर देखें तो लोगों को लगता है कि शासन में हमारी भी सहभागिता है। उसे लगता है कि अगर सरकार अच्छा काम नहीं करे तो अगले साल सरकार को वो अपने वोट के माध्यम से बदल सकती है। या वोट देने का अधिकार सिर्फ लोकतंत्र में ही होता है और सरकार को बदलने की ताकत आम पब्लिक के पास होती है। और पूरे विश्व में क्या इतनी आसानी से लोकतंत्र स्थापित हो गई है? ऐसा नहीं हो सका है। इसको कायम रखने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए लोगों को अपनी बलिदानी देनी पड़ी है, संघर्ष करना पड़ा है लंबे समय तक। और इस अध्याय में हम लोग समझेंगे कि लोकतांत्रिक शासन होने के क्या निहितार्थ हैं, क्या अर्थ हैं। यह भी जानेंगे कि क्या लोकतांत्रिक राष्ट्र दूसरे लोकतांत्रिक राष्ट्र से किस प्रकार संबंधित रखते हैं। और यह भी जानेंगे कि अधिकांश देशों ने यदि अपनाया है तो उसका लाभ कहाँ तक उसे मिल सका है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य संस्थाएं और पूरा विश्व क्या लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग इस अध्याय में इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको लोकतंत्र के दो किस्से दिखाई पड़ते हैं, एक चिली का और दूसरा पोलैंड का। आपको इसके माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से यह आप जान सकेंगे कि किस प्रकार वहाँ लोकतंत्र स्थापित हुई है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्थापित होने में वहाँ के लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा है, कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी है। तो पहला किस्सा है दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली। चिली में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार थी। राष्ट्रपति सल्वाडोर अलेंदे का 11 सितंबर 1973 को वे भाषण देते हैं कि देश की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, मेरे प्यारे मुल्कवासियों, मजदूरों, हो सकता है कि हमें कुर्बानी देनी पड़ जाए और हम जिस संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं ये कभी एक न एक दिन काम जरूर आएगी, लेकिन इससे घबराना नहीं है। और दुर्भाग्य देखिए कि उसी दिन उनकी हत्या कर दी जाती है। दरअसल चिली के राष्ट्रपति थे सल्वाडोर अलेंदे और 11 सितंबर 1973 को उनकी हत्या कर दी जाती है। वहाँ सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया है। तख्ता पलट क्या होता है? किसी चुनी हुई सरकार को गैर कानूनी ढंग से उखाड़ फेंकना, हिंसक तरीके से। अहिंसक तरीके से तख्ता पलट होगा नहीं और अहिंसक भी हो सकता है, खैर हिंसक तरीके से उसको उखाड़ फेंकना, उसको हटा डालना और अपनी सत्ता स्थापित कर देना। और जनरल अगस्टो पिनोशे ने चिली में 11 सितंबर 1973 को वही किया था। चिली के राष्ट्रपति सल्वाडोर अलेंदे सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे चिली में और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया था। गठबंधन क्या होता है? पॉपुलर यूनिटी एक संगठन का नाम दिया था। और गठबंधन क्या होता है? कभी दो लोग या दो से अधिक लोग, कोई लोग या कोई समूह बड़े स्तर पर या कोई राजनीतिक दल आपस में समझौता करते हैं कि अस्थायी रूप से भी कर सकते हैं या अस्थायी रूप से भी कर सकते हैं कि हमारी ये सिद्धांत, इस विचार पर हम चलेंगे और हम लोग समझौता करते हैं, इस हिसाब से दोनों सहमति से चलेंगे। और यही गठबंधन उन्होंने किया था और अपनी सरकार चला रहे थे। 1970 में वो राष्ट्रपति चुने गए थे और गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने वहाँ अनेक अच्छे कार्यक्रम चलाए थे। जैसे मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की थी, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना,
भूमिहीन को भूमि देना, और कोई विदेशी कंपनियां राजनीतिक तौर पर यदि उनका शोषण करना चाह रहे थे, उस पर वो लगाम लगाना चाह रहे थे। वहाँ की जो है प्राकृतिक संपदा थी तांबा, उसको जो है बाहर ले जा रहे थे। तो कुछ लोगों ने, वहाँ के लोगों ने उसका विरोध कर दिया। उस संपदा को ले जाने के लिए जो है उसके साथ मिल गए थे, गलत तरीके से गलत काम कर रहे थे। राष्ट्रपति ने उनका विरोध किया, जिस कारण क्या हुआ, उनके अच्छे काम के कारण वहाँ के जमींदार वर्ग, अमीर लोग उनके क्रियाकलाप से असंतुष्ट हो गए। कई राजनीतिक पार्टियां उनका शिकायत करने लगी, उनको पसंद नहीं करने लगी और चाहती थी कि यह सरकार हट जाए। 11 सितंबर 1973 को क्या हुआ था, राष्ट्रपति जब आ रहे थे तो उनको जो है फौज ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पता चला कि नौसेना के एक समूह ने उनको बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, और इसी क्रम में सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और सेना के अधिकारी ने रेडियो के माध्यम से घोषणा की कि आप सत्ता छोड़ दीजिए। उन्होंने इनकार कर दिया तो फौज ने राष्ट्रपति भवन को ही घेर लिया, उनके निवास को, और उसी पर बम बरसाने लगे और उनकी मृत्यु हो गई। उनका वो भाषण, अंतिम भाषण शुरू हुआ और आप समझ गए कि उसको जो है तख्ता पलट के माध्यम से उनको वहाँ से हटा दिया गया, और जनरल अगस्तो पिनोशे वहाँ के सैनिक शासक बन बैठे और अगले 17 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। और शासन नहीं किया बल्कि वहाँ बहुत ही अत्याचार, दमन किया। आयंदे के समर्थक, जो लोकतंत्र के समर्थक थे, उन्होंने जब कभी लोकतंत्र की मांग की, अपने अधिकारों की मांग की, उन्हें दबाया गया, कुचला गया। और उस समय आयंदे के सरकार में जो है वायुसेना के एक प्रमुख थे, वायुसेना के प्रमुख थे अल्बर्ट बेसले, उनको भी गिरफ्तार कर लिया, उनकी बेटी को, उनके परिवार को, सबको गिरफ्तार कर लिया। और कहा जाता है कि वहाँ जो है करीब 3000 से अधिक लोग मारे चले गए, कई लोग लापता हो गए, क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरह जनरल अगस्तो पिनोशे ने वहाँ अत्याचार किया, लोकतांत्रिक सरकार को हटा फेंका। आपसे प्रश्न है, उम्मीद है कि आप यह करेंगे कि मानचित्र में खोजिए कि चिली कहाँ है। और अब यहाँ पर आप यह भी सोच सकते हैं कि आप वायुसेना के अधिकारी को जिस तरह जो है गिरफ्तार कर लिया गया, राष्ट्रपति को जो है मार दिया गया, हजारों लोगों को मार दिया गया, क्या यह सही हुआ? क्या एक सामान्य नागरिक के साथ इस तरह का भेदभाव, इस तरह का अत्याचार करना उचित था? अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि वहाँ लोकतंत्र की वापसी कैसे हुई। जनरल अगस्तो पिनोशे के सरकार की खात्मा, उनका वापसी तब हुआ जब वहाँ जनमत संग्रह कराया गया। दरअसल कोई भी सरकार जब सरकार सत्ता में आती है तो वो कोशिश करती है कि हमें वैधता प्रदान हो, जबरदस्ती विश्व के सामने ऐसी उनकी छवि न बन जाए कि उनको लगे कि जबरदस्ती ये शासक बन बैठा है। तो उन्होंने चुनाव तो नहीं कराया, लेकिन जनमत संग्रह करा करके जो है पूरी दुनिया को दिखाना चाहा कि नहीं, हमारी सरकार जो है वैध है। और जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह सभी मतदाताओं के सामने कोई एक प्रस्ताव रखा जाता है और उसको सिर्फ इतना कहा जाता है, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में। और यह कब कराया जाता है? जब कि कोई सरकार किसी मुद्दे पर आम जनता से कोई राय लेना चाहती है, और या किसी कानून पर या कोई सरकार का कोई एक नीति पर कराया जा सकता है। सैनिक शासक को लग रहा था कि हम इतने दिन से काम कर रहे हैं तो लोग तो उसको पसंद करेंगे ही, उनको उनके पक्ष में सहमति में वोट दे देंगे। लेकिन चिली के लोगों ने लोकतांत्रिक परंपरा को भुलाया नहीं था और उन्होंने उस सैनिक शासक को जो है नकार दिया, उसको ठुकरा दिया, और पिनोशे की राजनीतिक सत्ता, सैनिक सत्ता चली गई, क्योंकि आम जनता ने तो उसे नकार दिया था। यहाँ पर देखें तो राष्ट्रपति साल्वाडोर आयंदे ने जो भाषण किया था कि एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे, और उनकी बातों की मर्यादा वहाँ के पब्लिक ने 17 वर्ष के बाद भी दिखाया कि किस तरह उन्होंने लोकतंत्र को ही पसंद किया और सैनिक शासन को हटा दिया। धीरे धीरे वहाँ से सैनिक शासन समाप्त हो गया और चुनी हुई, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार वहाँ पर बनी। और बाद में जब दूसरी सरकार बनती है तब पता चलता है कि उन्होंने क्रूरतापूर्वक शासन तो किया ही क्या, भ्रष्टाचार में भी पूरी तरह लिप्त था, गलत तरीके से बहुत धन अर्जित किया था वो लोग। अल्बर्ट बेसले जो वायुसेना प्रमुख थे, उसकी बेटी ही फिर जो है 2006 में फिर राष्ट्रपति चुनी जाती है, मिशेल बेसले। और मिशेल बेसले के शब्दों को देखें तो उनका कहना था कि मैं नफरत का शिकार बनी थी, मैंने अपना जीवन इसी नफरत को
खत्म करने के लिए, सहनशीलता बढ़ाने के लिए और सबके साथ प्रेम को बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। तो इस तरह चिली की यह घटना आप देखें कि किस तरह यहाँ पर घटित हुई और लोकतंत्र स्थापित हुआ। अब यहाँ पर हम लोग पोलैंड की घटना को देखते हैं कि पोलैंड में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ, वहाँ की क्या स्थिति थी। तो 1980 में पोलैंड में एक घटना घटी। वह उस समय पोलैंड में जारूजेलेस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था और यह साम्यवादी पार्टी का शासन था। उस समय पूर्वी यूरोप के कई देशों में साम्यवादी पार्टी का शासन था। साम्यवादी पार्टी क्या होती है? तो साम्यवादी पार्टी में एक ही पार्टी होती है और वो होती है साम्यवादी पार्टी की दल की सरकार का शासन, और उस देश में दूसरे पार्टी को आने की इजाज़त नहीं होती है। चुनाव भी होगा तो उसी साम्यवादी पार्टी में से चुना जाएगा। खुला लोकतंत्र की दूसरी पार्टी भी वहाँ आएगी, ऐसी बातें नहीं होती है। और राज्य की जो संपत्ति होती है, पूरा जो उद्योग होता है, उस पर साम्यवादी पार्टी का ही नियंत्रण होता है, सरकार का ही नियंत्रण होता है। और पोलैंड की स्थिति यह थी कि वहाँ साम्यवादी पार्टी का जो कोई विरोध करता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। और एक बात और ध्यान रखेंगे, सोवियत संघ साम्यवादी पार्टी का शासन का देश था और आज भी वहाँ साम्यवादी पार्टी है। तो उस समय सोवियत संघ का समर्थन पोलैंड को ज़्यादा प्राप्त था और जिस कारण पोलैंड और मजबूत स्थिति में थी वहाँ की सरकारें। 14 अगस्त 1980 को पोलैंड के ग्डांस्क शहर में मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। क्यों हड़ताल किया? वहाँ एक महिला क्रेन चालक थी, उनको गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया। तो मजदूरों को लगा कि नहीं, ये गलत हो रहा है और उनकी मांग थी कि उस महिला चालक को वापस फिर नौकरी पर रखो, लेकिन उन्हें हटा दिया गया था और वो लोग हड़ताल पर चले गए। कानूनन क्या थी? हड़ताल की तो वहाँ इजाज़त थी नहीं। हड़ताल क्या होता है? तो हड़ताल किसी का कोई जो है कोई शिकायत हो या कोई मांग मनवाना हो, तो उसका मांग मनवाने तक या कोई शिकायत को अपना उसका पूरा दूर करने के उद्देश्य से कोई मजदूर या कर्मचारी संगठन द्वारा जब काम करने से इनकार कर दे और उसे एक समर्थन हो और जब तक कि उसकी मांग पूरी न हो तब तक वो लोग हड़ताल पे रहते हो, काम करने से इनकार कर देना, उसको कहते हैं हड़ताल। और लोकतांत्रिक देशों में इसे वैधता प्राप्त है, लेकिन साम्यवादी जैसे देशों में हड़ताल का अधिकार नहीं होता है। और वहाँ तो मजदूर यूनियन बनाने की आज़ादी नहीं होती है। और जैसे कि आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था 8वीं क्लास में कि मजदूर यूनियन जो है हड़ताल कर देते हैं, लेकिन साम्यवादी देशों में ऐसी बातें नहीं होती है। तो खैर वहाँ पर क्या हुआ, खुलेआम हड़ताल होने लगा, बहुत हड़ताल प्रदर्शन होने लगा। और एक इलेक्ट्रीशियन था, वो जो है दीवार लांघकर अंदर चला गया, हड़ताली कर्मचारियों के संग हो गया और उस नेतृत्व करने लगा। उसका नाम था लेक वालेसा। इस हड़ताली कर्मचारियों का नेतृत्व करने लगी लेक वालेसा और वह जो है नेता बन गया। हड़ताल बहुत बढ़ते गया, मजदूर की मांगे भी बढ़ते गई। मजदूरों ने भी कहा कि और मेरी मांगे हैं, उसको भी पूरा करो। जैसे कि थी राजनीतिक बंदी को रिहा करो, जिसको कि लोकतंत्र की मांग करते थे उसको तो जेल में डाल दिया जाता था। तो इन लोगों को कहना था कि जो वैसे लोग हैं उनको जो है जेल से निकालो। और प्रेस पर स्वतंत्रता नहीं थी, उस पर सेंसरशिप लगा दिया गया था। प्रेस जैसे कि रेडियो, टीवी, समाचार पत्र देखते हैं, वहाँ उन्हें खुले रूप से आज़ादी नहीं थी जैसे कि लोकतांत्रिक देशों में होती है, जो मन होता है सरकार का विरोध कर देता है। लेकिन वहाँ ऐसी आज़ादी नहीं थी। तो इन लोगों ने की कई मांगे के साथ साथ एक मांग यह भी थी कि प्रेस पर सेंसरशिप हटाया जाए। और लेक वालेसा के नेतृत्व में हड़ताल बढ़ता चला गया और लेकिन अंत में सरकार को झुकना पड़ा, पोलैंड की सरकार को झुकना पड़ा और 21 सूत्री संधि पर करार हुआ, समझौता हुआ 21 बिंदु पर, 21 बातों पर। और यह समझौता यह भी हुआ कि एक नया संगठन बनेगा, मजदूर संगठन सोलिडरनोस्क, या अंग्रेजी में सोलिडरिटी कहते हैं इसको। एक संगठन बना और किसी भी साम्यवादी पार्टी में स्वतंत्र मजदूर संघ का यह पहला निर्माण था, ये सब जो है इसके पहले नहीं था। और उस संगठन में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई 1 करोड़ पहुंच गई। और सरकार के खिलाफ जब उस समय भ्रष्टाचार की बातें उभरी तो लोग और जो है उसका विरोध करने लगे, सरकार बौखला गई। पूरे देश में एक बार फिर जो है हड़ताल की स्थिति बनने लगी, फिर वहाँ के लोगों को जेल में डाला जाने लगा। सरकार ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया। मार्शल लॉ क्या हुआ, पूरा सरकार पर, सेना पर, सब पर उनका नियंत्रण हो गया, किसी का कुछ नहीं चलेगा। और
88 में फिर हड़ताल हुई और लेक वालेसा ने फिर अगुवाई किया। और इस तरह जो है, हालांकि उस समय तक आते आते सोवियत संघ जो है पोलैंड का उतना साथ देने में भी की स्थिति में नहीं था, सोवियत संघ खुद कमज़ोर पड़ रहा था। और फिर बात हुई 1989 में, फिर वार्ता हुई, फिर समझौता हुआ और चुनाव हुआ तो 100 सीटों के लिए चुनाव हुआ। सोलिडरिटी पार्टी के सदस्यों ने हर सीट पर चुनाव लड़ा और 99 सीटों पर देखिए उनको सफलता मिली। और अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए, जिसमें एक से ज़्यादा दलों ने हिस्सा लिया। इसके पहले तो साम्यवादी पार्टी थी, एक ही पार्टी की सरकार बनती थी और लेक वालेसा जो है पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए। इस प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार पोलैंड में भी लोकतंत्र स्थापित हुआ। लेकिन लोकतंत्र स्थापित होने के पीछे कितनी संघर्ष की दास्तान लिखी गई, कितने लोगों को अपने जानों की भी कुर्बानी देनी पड़ी। अब आप मैप में पोलैंड को भी देखेंगे, पोलैंड कहाँ है, उसके अगल बगल कौन से देश हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर लोकतंत्र की विशेषताएं। चिली में देखें हम लोग कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर गैर लोकतांत्रिक सरकार बनी, फिर लोगों ने उसे गैर लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर पुनः लोकतंत्र की बहाली हुई। ये चिली में हुई। और पोलैंड में क्या हुआ, वहाँ गैर लोकतांत्रिक शासन था, उसके बाद वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। चिली और पोलैंड दोनों में यदि अंतर करें कि दोनों देशों में क्या अंतर है, दोनों देशों की शासन व्यवस्था में लोकतंत्र स्थापित होने के पहले क्या था, तो वहाँ पर अगर देखें तो चिली में सैनिक तानाशाह था और पोलैंड में एक पार्टी का राज था, कोई पार्टी थी, लेकिन चिली में सैनिक शासन था। और पोलैंड की सरकार कहती थी कि हम तो मजदूर का संगठन है, मजदूर का ओर से शासन चला रहे हैं। लेकिन पिनोशे ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, उनका कहा था कि हम तो सैनिक शासन है। और पिनोशे ने सैनिक शासन जबरदस्ती लाया था और वहाँ तो जो है पोलैंड में ऐसा शासन चल रहा था। और पिनोशे ने खुलेआम पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाया और अप्रत्यक्ष रूप से पिनोशे को अमेरिका का साथ मिल रहा था, उनको वहाँ पर तख्तापलट करने में कहीं ना कहीं अमेरिका ने साथ दिया था। और इस तरह के दोनों में अंतर है। इसके बावजूद अगर दोनों देशों की स्थिति देखें तो कुछ समानताएं भी दिखती है। दोनों स्थिति में समानता इस रूप में दिखती है कि गैर लोकतांत्रिक सरकार थी और शासक का चुनाव वे नहीं कर सकते थे, आम पब्लिक को कोई अधिकार नहीं था, उसमें बदलाव करने का अधिकार उसको नहीं था। और क्या समानता थी, तो आम लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने का, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का, ऐसी आज़ादी जो हमें लोकतांत्रिक देशों में आज़ादी का अनुभव होता है, ऐसी आज़ादी उन्हें वहाँ नहीं थी। तो यहाँ पर आप समझ लें कि जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ क्या होता है, चुने हुए नेताओं को शासन करने की आज़ादी होती है, जिसे लोग निर्वाचित करते हैं, जिसे लोग वोट के माध्यम से चयनित करते हैं। जो विजयी होते हैं उन्हीं को यह मान्यता रहती है कि वे सरकार बनावें। दूसरी बात, लोकतंत्र की विशेषता के रूप में आप इसको भी देख सकते हैं कि लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, लोगों को अधिकतम आज़ादी होती है। उन्हें न केवल अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, संगठन बनाने की आज़ादी होती है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार यदि कोई गलत बात बोलती है तो लोगों को यह अधिकार होती है कि उसका विरोध कर सकते हैं, हर तरीके से विचार करके, संगठन बना करके, धरना प्रदर्शन, इस तरह की भी बातें देखने को मिलती है हमें लोकतांत्रिक देशों में। यहाँ पर आपको 3 तरह का नक्शा दिखाया जा रहा है। इस नक्शे से दिखाने का तात्पर्य यह है कि आप समझें कि जहाँ जहाँ लाल कलर है वो सब लोकतंत्र है। और 1900 ईस्वी, 1950 ईस्वी और 1975 ईस्वी, इसे 3 वर्गों में विभाजित करके दिखाने का प्रयास किया गया, बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह 1900 में कम देशों में लोकतंत्र था, 1950 में और अधिक देशों में हुआ, और फिर 1975 में और अधिक देशों में हुआ, और 2000 में फिर और अधिक देशों में हुआ। कहने का मतलब है कि क्रमिक रूप से अधिकांश देशों ने लोकतंत्र की खूबसूरती को समझा, इसकी अच्छाइयों को महसूस किया और लोकतंत्र को अपने देश में अपनाया, उसे ग्रहण किया। यहाँ पर लाल घेरे में जितने आप देख रहे हैं 1900 ईस्वी का नक्शा, और उसके बाद जितने पीले कलर का है उसमें जो है 1950 में वहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ। इसे देखिए कि 1900 में कितना कम देशों में था और 1950 में कितने अधिक देशों में हुआ, और 1975 में फिर और अधिक होता है। कहने का मतलब है कि क्रमशः लोगों में लोकतांत्रिक चेतना भी आई और सरकारों ने भी इसका महत्व समझा और इसे अपनाया। और
सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि 1950 के दशक में बहुत से देश औपनिवेशिक आज़ादी से जो है गुलामी से स्वतंत्र हुए, उन्हें आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने लोकतंत्र को ही अपनाया। वहाँ पर उन लोगों ने लोकतंत्र अपनाया तो इसके पीछे क्या उनकी मान्यता थी और इसके पीछे मकसद क्या था। तो वहाँ पर जो कि वो अपना नेता भी नहीं चुन पा रहे थे, वैदेशिक शासन तो था ही था, और जो उनकी बात को वहाँ तक रखते वो नेता का भी चयन नहीं हो पा रहा था। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अपनाने के बाद उस नेताओं को चुनने की आज़ादी मिली, अपनी नीति स्थापित करने की आज़ादी मिली और कार्यकारी अधिकार जो सरकार का होता है उस पर नियंत्रण करने की आज़ादी मिली। ये सब चीज़ें लोकतंत्र में हुई और नागरिकों को अपनी आज़ादी मिली, उनको अपने अधिकारों की आज़ादी मिली। तो 3 स्तर पर यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकतंत्र को वहाँ बुनियादी तौर पर मजबूती होने में ये 3 मूल्य काम किए: नीति और नेता अपना, कार्यकारी अधिकार और नागरिक को अधिकार। आपने देखा कि लोकतंत्र क्रमिक रूप से विभिन्न देशों में स्थापित हुए। अब ये आपके लिए यहाँ पर हम प्रश्न रख रहे हैं कि अब आप इस प्रश्न का उत्तर खोजें कि 1950 में कितने देशों में लोकतंत्र था, 1975 में कितने देशों में लोकतंत्र था, 2000 ईस्वी में कितने देशों में लोकतंत्र था और अभी वर्तमान में 2021 में कितने देशों में लोकतंत्र स्थापित है। लोकतंत्र का प्रश्न का उत्तर ढूंढे। यहाँ पर आपको और एक बात बता देना चाहेंगे कि लोकतंत्र के भी कई रूप देखने को मिलते हैं। कहने को वो भी कहेगा कि लोकतंत्र नहीं, भी कहेगा कि नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। और कोई सरकार नहीं चाहती है कि विश्व के सामने जब लोकतंत्र की हवा चल रही है तो वह कहे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है। लेकिन देखा जाएगा कि लोगों को कितनी आज़ादी है, सरकार का चयन कैसे होता है। अगर कोई सरकार सदा के लिए बन गया है कि हम सदा के लिए शासन करेंगे तो उसको लोकतंत्र हम कदापि नहीं कर सकते हैं। लोगों को अधिकार, लोगों को सरकार में सहभागिता का अधिकार, शासन में सहभागिता का अधिकार, सरकार बनाने की स्वतंत्रता, इन सब बातों के मद्देनजर ही लोकतंत्र का मापन किया जाता है। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना यदि देखें तो इसकी शुरुआत 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है और फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व के अन्य देशों के सामने एक नज़ीर पेश की, एक उदाहरण पेश किया, वो प्रेरणा बना अन्य देशों के लिए कि वह भी अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करे। और आपको पता होगा कि फ्रांस में क्रांति 1789 ईस्वी में हुई और वहाँ से 3 नारा उभरा: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, कि लोगों को आज़ादी मिले, लोगों को गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिले और किसी भी तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाए। और फ्रांस में भी अचानक में से क्रांति नहीं होगी, इसके लिए बरसों लड़ाई लड़नी पड़ी, संघर्ष करनी पड़ी और कई बार तो उतार चढ़ाव की भी स्थिति बनी। इसके अतिरिक्त यूरोप में देखें तो फ्रांस के पहले वहाँ लोकतांत्रिक बुनियाद तो पड़ चुकी थी लेकिन मजबूती के साथ नहीं। 1688 में आपको याद होगा कि गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। राजा ने अपने अधिकार संसद को सौंप दिए थे लेकिन वहाँ राजा रानी का भी जो है पद बना रहा। और लेकिन धीरे 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 ब्रिटेन में भी लोकतंत्र मजबूत हुआ। कई ऐसे घटनाक्रम घटे जिससे कि वहाँ के राजा की स्थिति कम हुई और सामंतवादी शक्तियाँ जो थी, जो सामंतवाद को अधिकार था, उस पर कटौती हुई, उस पर विराम लगा, उसकी शक्ति को कम किया गया और आम लोगों की आज़ादी को महत्व दिया गया। अमेरिका में देखें तो लोकतंत्र की स्थापना वहाँ भी जो है 1787 ईस्वी में हुई। उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, उसी के इर्द गिर्द उत्तरी अमेरिका के कुछ उपनिवेश आज़ादी के लिए वो भी संघर्ष कर रहे थे और 1776 में उन लोगों ने आज़ादी की घोषणा कर दी, आज़ाद हो गए। वो भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन का कब्जा था वहाँ, और वहाँ पर भी एक लोकतांत्रिक संविधान जिसे आज हम अमेरिका कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में उन लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया और दुनिया के सामने आज सबसे पुराना लोकतंत्र होने का अपने आप को दिखावा अमेरिका जरूर करता है। और आधुनिक लोकतंत्र को देखें तो लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वालों के लिए मांग की थी।
मांग क्या थी? तो उनका मांग था राजनीतिक समानता, उनको भी एक अधिकार मिले और आज़ादी। वो लोग ज़्यादा राजनीतिक उपनिवेशवाद के शिकार थे, और न्याय, उनके साथ जो अन्याय किया जाता था वो न्याय मिले। इन 3 बातों के मद्देनज़र लोकतंत्र की भी स्थापना एक महत्वपूर्ण कारक बन जाती थी। और सबसे महत्वपूर्ण मांग यह भी थी कि हम वयस्क हैं तो वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार हो, मत देने का अधिकार हो। और यूरोप में लोकतंत्र की प्रक्रिया ज्यों ज्यों बढ़ती गई, लोगों को वोट देने की अनुमति मिलती गई। लेकिन इसके पहले देखें तो सबों को वोट देने की आज़ादी नहीं थी। वोट किसको दिया जाता था? वोट देने का अधिकार किनको पास था? तो जिनके पास संपत्ति थी, जो मजबूत थे, जो संपत्तिशाली थे, उन्हीं को। और महिलाओं को तो वोट देने का अधिकार ही नहीं था। और सबसे पहले देखें तो न्यूजीलैंड एक ऐसा पहला देश था यूरोप में जो कि 1893 में वहाँ के महिलाओं को वोट देने का अधिकार है। सबसे पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड मिला। अमेरिका, जो आज सबसे अपने आप को विकसित कहता है और लोग उसका उदाहरण देते हैं, वहाँ भी सबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। अमेरिका में 1965 में वो श्वेत को मतदान का अधिकार दिया गया, उस समय तक नहीं था। और देखें तो रूस में 1917 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, ब्रिटेन में 1928 में, और अपने भारत में यदि कहा जाए तो कब? 12वां आम चुनाव जब हुआ, जब हमारा देश का पहला संविधान बना, उसी समय से महिला पुरुष सबों को वोट देने का अधिकार दिया गया। और जब कभी, जहाँ कभी, कहीं सभी को, औरत हो, मर्द हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरे हो, काले हो, सबों को वोट देने की यदि आज़ादी रहती है तो उसको कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या हुआ? सबों को, सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार, वही हुआ सार्वभौम वयस्क मताधिकार। अब आप बताइए कि दुनिया में सबसे पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहाँ मिला और सार्वभौम वयस्क मताधिकार किस महादेश के देश को मिला? अब हम यहाँ पर देखते हैं उपनिवेशवाद का अंत। जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश बने रहे। अब देखा जाए तो उपनिवेश क्या होता है? तो उपनिवेश उसको कहते हैं वैसा क्षेत्र जहाँ पर कि किसी दूसरे विदेशी राष्ट्रों का राजनीतिक नियंत्रण हो। जैसे कि हमारा भारत है यहाँ और ब्रिटेन का दूसरे राष्ट्रों का यहाँ उसका राजनीतिक नियंत्रण उसी का था। कोई भी निर्णय लेना होता था राष्ट्र के स्तर पर तो इसका निर्णय ब्रिटेन वासी लेते थे, ब्रिटेन की सरकार लेते थे, अंग्रेज लेते थे। तो हम लोगों को वो अपना उपनिवेश बना के रखे थे। और जैसा कि आप समझ लें कि उपनिवेश से तो संघर्ष चल ही रहा था, उससे तो लड़ाई चल ही रही थी। और इसके साथ साथ एक तरह की लोकतांत्रिक लड़ाई भी थी कि हमें अपना नेता चुनने की भी आज़ादी नहीं थी। तो अपना नेता चुनने की भी आज़ादी की मांग थी, इसके लिए भी लोग संघर्ष कर रहे थे अपनी आज़ादी के साथ साथ। और एशिया, अफ्रीका के बहुत सारे देश भारत के लगभग समकक्ष ही उसी के दौरान आज़ाद हुए। लेकिन 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1950 में 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान लागू हुआ और भारत ने लोकतंत्र को अपनाया, लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया, लोकतांत्रिक राह पर चलते रहा और आज तक यहाँ लोकतंत्र फल फूल रहा है। हम लोग स्वतंत्रता में, स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं, राजनीतिक सहभागिता में हर कोई सहभागिता निभाते हैं। लेकिन वहीं दूसरे अन्य सभी राष्ट्रों को देखें तो हर कोई उपनिवेश से स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन वहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूती से कायम नहीं रह पाई। बहुत से लोग लोकतंत्र को अपना तो लिए राष्ट्र, लेकिन बहुत दिनों तक वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया टिक नहीं सकी और या तो सैनिक तंत्र या राजतंत्र या अथवा डावाडोल वाली परिस्थिति वहाँ बनी रही। पश्चिम अफ्रीका में एक देश है घाना और वह देश 1957 में आज़ाद हुआ। भारत की तरह वो भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन का गुलाम था। 1957 में वो आज़ाद हुआ और लामे एनक्रुमा के नेतृत्व में उस देश ने आज़ादी पाई। जैसा कि जिस तरह हम लोग अपने देश में कहते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने आज़ादी पाई, उसी तरह वह लामे एनक्रुमा को बहुत ही महत्व दिया जाता है। और लामे एनक्रुमा एक सोनार के पुत्र थे और
खुद शिक्षक भी रहे थे और उन्होंने अपनी लड़ाई में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई थी। और लामे एनक्रुमा जब देश आज़ाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री बने और फिर उस देश के राष्ट्रपति भी बने। सबसे अच्छी बात कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और लामे एनक्रुमा के मित्र भी थे, दोनों में दोस्ती भी थी और उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके की सरकार भी बनाई, अपनाई, उस राह पे चलने का कोशिश किया। लेकिन कहते हैं ना कि अधिकार मिल जाने के बाद यदि उसका सही तरीके से सदुपयोग ना हो तो फिर पतन का भी दरवाजा खोलेगी। तो लामे एनक्रुमा ने गलती क्या की कि खुद को आजीवन राष्ट्रपति के लिए चुनवा लिया। तो लोकतांत्रिक मान्यताओं, बुनियादी मान्यताओं जो होती है लोकतंत्र की, उसके कहीं न कहीं ये खिलाफ बातें थी और लोगों को वो पसंद नहीं आया। आजीवन राष्ट्रपति लोकतंत्र में है कि एक निश्चित अंतराल पर शासक का बदला हो जाता है, यदि आम पब्लिक नहीं चाहे तो पब्लिक जैसा सरकार चाहती है वैसा सरकार बनती है। लेकिन लामे एनक्रुमा ने गलती क्या कि स्वयं को ही तानाशाह समझकर सोचा कि अब तो मेरे अलावा कोई विकल्प नहीं है और उन्होंने आजीवन राष्ट्रपति चुनवा लिया। लेकिन वहाँ पे फिर मामला यह दिखा कि 1966 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट क्या हुआ आपने जाना पहले भी, और जान लीजिए तख्ता पलट किसी भी देश की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को अचानक हिंसक तरीके से उखाड़ फेंकना, उसे हटा देना और सत्ता की बागडोर सेना अपने हाथों में जब ले लेती है, इसको कहते हैं तख्ता पलट। और अफ्रीका के कई अन्य मुल्कों में भी यही हुआ। शुरुआत में तो कई देशों ने घाना का राह अपनाया, उसको प्रेरणा माना, लेकिन लामे एनक्रुमा का अंत अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने जिस तरह से तानाशाही का परिचय दिया और यही कारण रहा और कि अन्य मुल्कों में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था तो उन लोगों ने अपनाया, लेकिन लंबे समय तक लोकतंत्र का दौर चल नहीं पाया। लैटिन अमेरिका के कई अनेक देश जो कि पहले नहीं थे लोकतंत्र, लेकिन उन लोगों ने भी लोकतंत्र अपनाया। और 1990 के दशक का दौर जब देखते हैं तो सोवियत संघ का 1991 में बिखरा हो गया। सोवियत संघ साम्यवादी शासन प्रणाली वाला देश था और वो चाहता था कि दूसरा मुल्क भी साम्यवादी प्रणाली को ही अपनाए। और जैसा कि आपने देखा कि पोलैंड की घटना, पोलैंड में साम्यवादी शासन थी लेकिन किस तरह वहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ। इसी तरह पूर्वी यूरोप के कई सारे देशों ने साम्यवादी शासन को हटाकर लोकतंत्र को अपनाया। और सोवियत संघ के खुद 15 गणराज्य थे जो कि 1991 में सब अलग अलग हो गए और सबों ने लोकतंत्र को अपनाया। सोवियत संघ का टूटना, बिखरना पूरी दुनिया के लिए राजनीतिक तौर पर एक बहुत ही विस्तृत और व्यापक रूप से छाप छोड़ा। 90 के दशक की बात करते हैं तो भारत के पड़ोसी देश देखते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, इन सब देशों में भी लोकतंत्र आता रहा और जाता रहा। नेपाल में राजा ने अपने अधिकार संसद को दिए लेकिन फिर संसद से अपने पास लिए, फिर अपने अधिकार में कटौती किए। इस तरह वहाँ भी जो है कभी चित कभी पट वाली बात चलती रहती है, लेकिन आज की स्थिति में वहाँ लोकतंत्र है। नेपाल के बाद पाकिस्तान को देखें तो लोकतंत्र थी, लेकिन 1999 में वहाँ भी जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलटकर शासन अपने हाथ में ले ली और 2005 तक अपने ही पास रखी। आज की स्थिति है कि पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है, इतना समझ लीजिए, लेकिन वहाँ भी जिस तरह सैनिक शासक सत्ता में आ जाते हैं तो इसे लगता है कि लोकतंत्र वहाँ कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। और लोकतांत्रिक शक्तियों का विजय का मतलब है कि आम पब्लिक के हितों का सम्मान करना, आम पब्लिक के हितों की रखवाली, हितों का ज़्यादा सम्मान करना। और वही यदि सैनिक शासन होता है तो वहाँ कट्टरपंथी का बोलबाला होता है, आम लोगों की आज़ादी छीन ली जाती है, सरकार का विरोध करने की आज़ादी नहीं रह जाती है। और 2005 तक का बात किया जाए तो 140 देशों में बहुदलीय प्रणाली के तहत चुनाव कराए जाते थे। अधिकांश देशों ने आज लोकतंत्र की राह अपनाने में ही अपनी भलाई समझी है। आम लोगों को भी लगता है कि इसी में हमारा ज़्यादा अधिकार है, हमारे ज़्यादा सम्मान है और हमारी राजनीतिक सहभागिता, हमारा खुद राजनीतिक नेतृत्व में हम शामिल हो सकते हैं। और इसके बाद भी ये कहा जा सकता है कि बहुत से मुल्क अभी भी ऐसे हैं जहाँ की लोग मुक्त भाव से जो मन में चाहे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं कर सकते हैं, अपना नेता नहीं चुन सकते हैं। वहाँ कट्टरपंथी का ताकत का बोलबाला है और वो अपनी
जब मन तब जितना मन तितना होता है वो अपना शासन में बने रहते हैं। भारत से यहीं कटा हुआ 1935 में अलग हुआ था और आज अलग देश है बर्मा, उसे म्यांमार भी कहा जाता है। 1948 में औपनिवेशिक शासन से उन्हें आज़ादी मिली। 1962 तक लोकतंत्र रहा, लेकिन 1962 में क्या हुआ, सैनिक तख्तापलट कर दिया गया, लोकतंत्र का समाप्ति हो गई, लोकतंत्र का अंत हो गया। 1990 में वहाँ चुनाव कराए गए, लोगों ने लोकतांत्रिक सरकार को ही चुना, आंग सान सूची को चुना गया, और लेकिन सैनिक शासक ने सत्ता हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया और आंग सान सूची जो कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई थी उनको नज़रबंद कर दिया, उनको खुद को घर में कैद कर दिया। सिर्फ सूची ही नहीं, उनके जो भी समर्थक थे उनको भी घरों में कैद कर दिया। सरकार का विरोध करने पर लोगों को 20 वर्ष के लिए जेल में दिए जाने की व्यवस्था दी गई। तो और कई से हजारों लोग तो वहां से भाग कर चल गए। हालांकि आंग सान सूची ने नज़रबंद होने के बाद भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपना संघर्ष छोड़ा नहीं और आज़ादी के लिए, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लड़ाई जारी रखे हुई है। और उनके अनुसार अगर देखा जाए तो बर्मा में लोकतंत्र का मुहिम चल रहा है, ये चलेगा। यह विश्व समुदाय के स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का संघर्ष है और उनके संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उन्हें नोबेल का शांति का पुरस्कार भी मिला है, नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। और फिर भी म्यांमार के लोगों को अपने देश में लोकतांत्रिक साम्य स्थापित करने का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। फिर इधर भी लोकतंत्र स्थापित हुआ, लेकिन आज की स्थिति में वहाँ पुनः सैनिक शासन की बहाली कर दी गई है। अब आपसे एक दो प्रश्न है, उम्मीद है आप इसका प्रश्न का जवाब लिखेंगे। मानचित्र में देखिए कि भारत से किस दिशा में बर्मा है और आंग सान सूची, इसके बारे में आप अन्य स्रोत से पता करके लिखें कि आंग सान सूची कौन थी, उनकी क्या विशेषता थी और उनके बारे में आपकी क्या समझ बनती है, उनका संघर्ष कितना जायज है और म्यांमार से में लोकतंत्र किस तरह स्थापित हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इस संदर्भ में आपकी जो कुछ भी समझ बनती है इसको लिखें। यहाँ पर हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र किस अवस्था में है। क्या जिस तरह राष्ट्रों के बीच लोकतंत्र स्थापित है, लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुआ है, लोकतंत्र में लोग बेहतर जीवन की कल्पना करते हैं, क्या विश्व स्तर पर ऐसी लोकतंत्र है? तो यहाँ पर एक वृत्तांत दिया गया है कि विद्यालय में कक्षा का दृश्य है और किस तरह बच्चे को कहा जाता है कि लोकतंत्र पर आप चर्चा करें। तो फरीदा कहती है कि लोकतंत्र का विस्तार अधिक से अधिक इलाकों में हो चुका है। हम लोगों ने इस अध्याय में अब तक जो पढ़ा है उस आधार पर तो ये कह सकते हैं कि अधिक से अधिक देशों ने लोकतंत्र को अपनाया है। तो राजेश कहता है हाँ बेहतर है और बेहतर दुनिया में हम लोग हैं और अधिक से अधिक लोकतांत्रिक परिवेश का निर्माण तो हो रहा है और ऐसा लगता है कि विश्व लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं पर सुष्मिता कहती है कि नहीं, ऐसा कैसे, विश्व लोकतंत्र की आप कैसे बात कर सकते हैं? टीवी में जब मैंने देखा है कि बिना किसी कारण से अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया तो यह लोकतंत्र कैसे हुआ? यहाँ पर तो ज्यादती वाली बात हुई है। तो फरीदा वहाँ पर फिर बोलती है मैं विश्व के विभिन्न देशों के संबंधों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इतना कह रही हूँ कि अधिक से अधिक देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है। तो फिर राजेश बोलता है लेकिन फिर दोनों में अंतर क्या है? अधिक से अधिक लोगों ने, अधिक से अधिक देशों ने लोकतंत्र को अपनाया है और अगर ऐसा अपनाया है तो विश्व स्तर पर भी तो लोकतंत्र दिखनी चाहिए। फिर अंतर क्या हुआ? यहाँ पर इराक पर हमला कर देता है अमेरिका और फिर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ चली जाती है? तो सुष्मिता बोलती नहीं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। फिर वहाँ पर सिंह सर हस्तक्षेप करते हैं, वो कहते हैं नहीं देखो दोनों दो बात है, आप दोनों मुद्दा से भटक गए हैं या दोनों अलग अलग बातें को रख रहे हैं। एक का कहना है कि लोकतांत्रिक शासन कायम होने की बात है और दूसरे की स्थिति है कि विभिन्न देशों में लोकतंत्र किस प्रकार काम कर रहा है, वो दूसरे के देशों में किस प्रकार हस्तक्षेप करना चाहता है। और ऐसा होता है कि लोकतांत्रिक सरकार है लेकिन वह दूसरे देशों पर चाहता है कि हम जबरदस्ती करें, ज्यादती करें और ऐसे उदाहरण, ऐसे दबदबा के उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिले हैं। अमेरिका इराक तो इसका ज्वलंत उदाहरण है, अमेरिका इराक युद्ध।
तो सिंह सर के हम आते हुए सुष्मिता कहती है ठीक, हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, इराक का मामला में यही हुआ है। तो वहाँ पर फिर एक दूसरा लड़का सुरिंदर कहता है कि नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की बात कैसे हम कर सकते हैं? क्या वैश्विक, जैसे कि राष्ट्र में कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कोई सरकार है, तो विश्व स्तर पर कोई राष्ट्रपति है क्या, कोई सरकार है क्या? तो ऐसी बातें तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करता है। यहाँ पर बच्चे के मन में जो था कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र कैसे है, कैसे जब दोनों देश के संबंध जो है लोकतांत्रिक परिवेश का निर्माण नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, और कैसे हम कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र है? विश्व स्तर पर तो ऐसी कोई सरकारें भी नहीं है जो कि दुनिया भर के देशों पर वो शासन करे, और अगर सरकार नहीं है, शासन नहीं है, कोई शासित नहीं है, तो फिर लोकतंत्र की दो बुनियादी विशेषताएं कैसे यहाँ पर लागू होती है? दो बुनियादी विशेषताएं जैसे कि पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा, आपको याद होगा कि क्या है, तो नेता का चयन, शासक का चयन जो कि हमारे ऊपर शासन करेंगे, उसका चयन आम पब्लिक करती है जो सरकार का निर्माण करती है, और दूसरा कि लोगों को बुनियादी राजनीतिक आज़ादी, आम लोगों को अधिकार। तो ये चीज़ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि कैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं तो कि विश्व सरकार नहीं है? तो यहाँ पर हमको इस रूप में इसको देखना होगा कि विश्व सरकार नहीं है, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं हैं जो कि आंशिक रूप से ही सही ऐसा ही काम करती है जैसा कि विश्व सरकार के रूप में। जैसे कि इस तरह का नियम आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर देखने को मिलता है। विश्व स्तर पर उसका नागरिक नहीं है, लेकिन बहुत विश्व स्तर पर बहुत ऐसे संसाधन, बहुत ऐसे क्षेत्र आ जाते हैं जहां पर कि कानून की जरूरत पड़ती है, और कोई देश है, कोई देश का शासक है, वो तो अपने सीमा में ही कानून बनाएगा। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं समुद्र है, समुद्रिक सीमा है, तो वहां पर जिस देश की सीमा जितना दूर तक लगी हुई वो तो वहां पर अधिकार जमाएगा, और फिर शेष समुद्र में किसका अधिकार होगा? तो यहाँ पर कहीं न कहीं संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता होती है, पूरा विश्व सरकार की किसी न किसी नीति की आवश्यकता हमें पड़ती है। और यह पर्यावरण का मुद्दा है, तो पर्यावरण का मुद्दा आप जान लें, आपकी गलती नहीं है जाके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा कोई और, तो आप उसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। तो उत्सर्जन कहीं होता है, विध्वंस कहीं मचता है, तो इस तरह की बातें होती है। लेकिन विश्व स्तर पर यदि शांति का प्रयास किया जाए, एक सामंजस्यपूर्ण नीति अपनाई जाए, तो विश्व के समस्त नागरिकों को इसका फायदा होगा। आप देख सकते हैं कोई भी आविष्कार होता है तो उसका लाभ क्या कोई व्यक्ति विशेष लेता है? नहीं, उसका लाभ कालांतर में सबों को मिलता है। या आप एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, कोरोना आया, किसी देश में आया, जहां से आया, क्या उसी देश के लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ा? नहीं, इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ा, और पूरी दुनिया के स्तर पर अगर इसका निदान किया जाता है तो पूरी दुनिया के लोगों को इसकी राहत मिलेगी, इससे उसका बचाव होगा। आप इतना समझ लें कि विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, और 6 अंगों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रयासरत रहती है, और आर्थिक रूप से समृद्धि आए, हर एक देश विकास करे, सामाजिक समता की स्थापना हो, इस ऐसे प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ करती रहती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, आप जानते हैं कि सुरक्षा परिषद, महासभा सचिवालय, न्यास परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद आदि इन समूहों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है विश्व में शांति के प्रयास किए हैं, और हर एक देश को आर्थिक रूप से भी समृद्धि आवे, ऐसा प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर किया गया है। कि जैसे कि आप देखते होंगे भूखमरी की समस्या है, तो किसी भी देश में रहे संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ मदद करती है। कहीं भी किसी क्षेत्र में हिंसा की समस्या रहे, वो देश यदि नहीं निपट सकता तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ पहल करती है शांति अवस्था स्थापित करने के लिए। आप सोचते होंगे कि यदि कोई आपके ऊपर हमला कर दिया क्या करेंगे? आप प्रतिकार करेंगे, आप थाना जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे। वहीं यदि कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण कर दे तो क्या होगा? तो फिर वहां पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद वहां कार्रवाई करती है, वह एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दस्ता बनाकर जो युद्ध करता है, जो जबरदस्ती जो उसके ऊपर किया है, तो उसके खिलाफ जाकर वो आक्रमण कर सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो सुरक्षा परिषद का काम है पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना। उसी तरह एक है मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और विश्व बैंक का नाम आपने सुना होगा। यह क्या करती है? दुनिया के अन्य मुल्कों को आर्थिक रूप से कर्ज देती है कि आप पैसा लीजिए और आप अपना जो है विकास कीजिए। जो गरीब मुल्क होते हैं वहाँ से कर्ज मांगते हैं और वो पैसा वहाँ से उन्हें मिलता है। लेकिन जब बात यहाँ लोकतांत्रिक परिवेश की हो रही है, लोकतंत्र की हो रही है, तो आपको लगता होगा क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या वो लोकतंत्र के आधार पर खड़ी होती है? आप ऐसा प्रश्न आपके मन में आता होगा कि वो स्वयं में कितनी लोकतांत्रिक है। जितने भी उनके राष्ट्र हैं, आज 195 राष्ट्र हैं संयुक्त पूरी दुनिया में, सभी राष्ट्र उसके सदस्य हैं। तो क्या सबों को
समान भागीदारी, समान अधिकार वहाँ भी प्राप्त है। आप इतना समझ लें कि जिस तरह की हमारा संसद होता है उसी तरह संयुक्त राष्ट्र में है एक महासभा, और वहाँ प्रत्येक राष्ट्र, दुनिया के हर एक राष्ट्र को एक एक वोट का अधिकार है, और संसद की तरह वहाँ कार्रवाई होती है, चर्चाएं होती है, और आपको लगेगा कि वो एक लोकतांत्रिक संगठन है और चर्चाएं होती है। लेकिन आप जब टकराव की बात देखेंगे तो पूरी दुनिया में जब कभी ऐसी स्थिति बनती है तो महासभा वहाँ पर कहीं न कहीं आपको पंगु दिखाई देगी। संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को यह अधिकार है कि पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था स्थापित करे, और उस सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, लेकिन 15 सदस्य में से 5 सदस्य ही अस्थायी होते हैं, शेष 10 सदस्य वो अस्थायी होते हैं। वो प्रत्येक 2 वर्ष पर बदल दिए जाते हैं, लेकिन जो अस्थायी सदस्य होते हैं वे निरंतर बने रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अस्थायी सदस्य हैं वो आज अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के रूप में इन्हें वीटो की शक्ति प्राप्त होती है। अब ये वीटो क्या होता है, इतना समझ लें कि वीटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूं, किसी भी काम को रोकना, चालू करने का अधिकार नहीं, उसको रोकना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जब कोई निर्णय ले लेती है और कोई भी राष्ट्र, 5 में से कोई राष्ट्र उस पर वीटो लगा देता है तो वो कार्य रुक जाता है, और वीटो किसी भी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार देता है। इतना आप समझ लें। इसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के जो अस्थायी सदस्य हैं उन्हें लगता है कि हमें तो बहुत ज़्यादा पावर मिला हुआ है, और जब कभी कहीं ऐसा बात होती है तो वे राष्ट्र अपने हित के अनुकूल वहाँ पर वीटो करते हैं। तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कहीं न कहीं हरण होता है, और दिखती है कि नहीं, यहाँ लोकतंत्र नहीं अपनाई जाती है। वहाँ पर भी राष्ट्र, जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, वो अपने अपने हित के अनुकूल वीटो करते हैं और अपना लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बात आपको याद रखना चाहिए कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, कब, 1945 में, तो उस समय 5 अस्थायी सदस्य थे, और अब जबकि इतने राष्ट्रों का विस्तार हो चुका है और जनसंख्या भी बढ़ चुकी है, तो ऐसे में सुरक्षा परिषद में भी अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है संयुक्त राष्ट्र में, तो समय का तकाजा है कि वहाँ भी संख्या में वृद्धि किया जाए। और आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि भारत हमेशा से इस दिशा में प्रयासरत है कि दुनिया का एक महाशक्ति के रूप में भारत भी उभर रहा है, और हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति को भारत ने प्रश्रय दिया है। कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लगे कि मानवता को क्षति पहुंच रही है। इस आधार पर भारत ने अन्य देशों से भी सहयोग की अपील करते रहते हैं कि हमें भी समर्थन दो और हमें भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाओ। आपने देखा कि जो है संयुक्त राष्ट्र की जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वह अन्य देशों को सहायता देती है, आर्थिक रूप से कर्ज देती है, विश्व बैंक कर्ज देती है। लेकिन आप इतना समझ लें, जब वो कर्ज देती है तो अपना शर्त मनवाती है, और वो जो पैसा देती है उस कोष में जो पैसा आता है उसमें अधिकांश हिस्सा, 17% हिस्सा है आपका अमेरिका का। तो यही समझ लीजिए वो अमेरिका की हिस्सेदारी ज़्यादा है, तो अमेरिका की बातें ज़्यादा चलती है, और वो जिसको चाहता है वो उसको कर्ज देता है। कर्ज देने के साथ साथ सबसे बड़ी बात, वो अपनी नीति मनवाता है। वो आपको कहेगा कर्ज देंगे तो हमारा नीति मानना होगा। आपने देखा है कि किस तरह जो है हर जगह आपको स्कूल मिलता है, प्राइमरी स्कूल, लेकिन वो भी विश्व बैंक के कर्जे से जो है ये स्कूल बनी हुई है, तो सूद तो उसको देना ही पड़ता है, साथ साथ उनकी नीति भी आपको माननी पड़ती है। कभी कभी आप देखते होंगे कि किसान आत्महत्या कर रहा है, या आप अभी देखते होंगे कि बहुत सा उर्वरक का इस्तेमाल हो रहा है, कीटनाशक का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण कि बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं, कैंसर तक की बीमारी हो रहे हैं, बहुत तरह की बीमारियां हो रही है। सरकार उस पर रोक लगा सकती है, लेकिन नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि कीटनाशक मारने वाली जो कंपनी है वो कंपनी अमेरिका का कंपनी है, विदेश का कंपनी है। वो कंपनी फिर बंद हो जाएगी तो फिर वो उसी शर्त पर कर्ज ही दिए, तो फिर उसका वो टैक्स कौन देगा? तो इस हिसाब से सरकार चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे टैक्स ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सचिव है या विश्व बैंक का, तो वहाँ का जो अधिकारी होंगे उसकी नियुक्ति कौन करेंगे? उसकी नियुक्ति अमेरिका का ही वित्त मंत्री करता है, अमेरिकन ही अधिक होता है। तो यहाँ पर अमेरिका का अधिक चलता है, मनमानी चलता है, और यहाँ पर आपको लगता होगा कि कहाँ कहीं नहीं है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया आपको टूटती हुई नजर आएगी। आप सोचते होंगे कि लोकतंत्र नहीं है, लेकिन क्या पहले की तुलना में अभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ज्यादा अपनाई जा रही है? तो इसका भी जवाब बहुत उत्साहवर्धक आपको नजर नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1991 तक विश्व में 2 महाशक्तियां हुआ करती थी, अमेरिका और सोवियत संघ।
तो दुनिया के अधिक से अधिक राष्ट्र उसके फेवर में आ जाए, ये दोनों महाशक्तियां चाहती थी। ऐसे में शक्ति संतुलन बना रहता था। लेकिन आज जब अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति है तो अमेरिका को लगता है कि मेरा तो कोई विरोध करेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, लोकतांत्रिक शक्ति का हनन हो रहा है। हालांकि अब चीन एक हद तक अमेरिका की वर्चस्व को चुनौती दे रहा है कि उसकी मनमानी हम अब नहीं चलने देंगे, और चीन भी वही करता है जो अमेरिका कर रहा है। वो भी वही चाहता है कि हम पहले पैसा दे दें, कर्ज दे दें, और फिर उसके बाद अपनी हम मनमानी करें। यहाँ पर आप एक कार्टून देखिए, इसमें दिया गया है कि ये वोल्फिज जो है ये अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में थे जिस समय इराक में हमला हुआ था, और आज ये विश्व बैंक में चले गए हैं। तो वहाँ पर ये कार्टून के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि जो है जिस तरह हम वहाँ ज्यादती किए, इसी तरह हम अभी यहाँ पर भी अपनी मनमानी करेंगे, जिसको मन होगा उसको पैसा देंगे, जिसको मन होगा हम नहीं देंगे। वैश्विक स्तर पर दरअसल आज भी लोकतंत्र की जरूरत है, और यह उस अनुपात में नहीं हो रहा है जिस अनुपात में कि दुनिया के अन्य देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ। बहुत सी कंपनियां, बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के खिलाफ, उसकी मनमानी के खिलाफ लोगों में संघर्ष हो रहा है, लोगों में चेतना जगी है, और एक दूसरे के संपर्क में विभिन्न राष्ट्रों के लोग आ रहे हैं। लेकिन यह पहल आम लोगों के संघर्ष से ही बढ़ रही है और इसी से फलेगी फूलेगी ही। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न है। आप सोचिए कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता की मांग कर रहा है, इसके पक्ष में आप तक दीजिए, क्यों भारत को सदस्यता दी जानी चाहिए। और आप अब ये बताइए कि लोकतंत्र विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कायम रहे, विश्व संसद के रूप में काम करे संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। और एक बात इस चिंतन पर आपकी क्या राय है कि जैसे कि कोई देश सेना ही नहीं रखे, पूरी दुनिया में सेना ही नहीं रहे, और सेना रहे तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सेना रहे, और कभी उसका जरूरत पड़े तो उसका वहां से इस्तेमाल किया जाए। इस संबंध में आपका चिंतन क्या कहता है, आपकी सोच क्या कह रहा है। यहाँ पर इराक और अमेरिका का कार्टून देखिए, किस तरह कह रहा है कि हम आपको लीजिए लोकतंत्र दे रहे हैं, लेकिन किस तरह उसके ऊपर मनमानी पूर्ण लोकतंत्र दे रहे हैं, किस तरह कठोर कांटों से भरा उसको लोकतंत्र सौंप रहे हैं। लगता है कि ऊपर से दिखावा क्या हो रहा है और अंदर से क्या हो रहा है। उसी तरह विश्व बैंक कहती है कि देखिए दूसरा कार्टून में आप देख सकते हैं कि कर्ज दे रहे हैं, लेकिन यह कर्ज किसके सहारे दे रहे हैं, तो अमेरिका के सहारे दे रहे हैं, और फिर वहां पर भी मनमानी चलेगी। तो ऊपर से बाह्य आवरण के तौर पर से तो लग रहा है कि विश्व स्तर पर संस्थाएं कार्यरत है, मन पक्षपातपूर्ण की व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन देखिए यहाँ पर कि किस तरह आंतरिक रूप से उसके पीछे स्थिति क्या है, किसका बात चल रहा है, किसका निर्देश में काम हो रहा है। आपने इराक का मामला देखा, अमेरिका इराक का युद्ध को, तो वो इराक अमेरिका युद्ध का कारण क्या था, थोड़ा सा इराक के मसले को देख लें। इराक 1932 में आज़ाद हुआ था, किससे, तो उसी ब्रिटेन से जिससे कि हम लोग आज़ाद हुए थे, और 3 दशक के बाद वहाँ फौज की सरकारें आई और गई। 1968 में सोशलिस्ट पार्टी वहाँ पर स्थापित हुई, उसके नेता थे आपका सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने जब वहाँ सत्ता ग्रहण किया तो कई तरह के पारंपरिक कानून को वहाँ से हटा दिया, और ऐसा दिखाने की कोशिश की हम अभी आधुनिक बनने जा रहे हैं, और पश्चिम एशिया के कई देशों में महिलाओं को उतना अधिकार नहीं था जितना कि सद्दाम हुसैन ने दिया। 1979 में राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने उस तानाशाही चलानी स्टार्ट कर दी, मनमानी करना स्टार्ट कर दिया, और उनके जो विरोधी थे उन पर कठोरतापूर्वक, नृशंसतापूर्वक दमन किया, अत्याचार किया, और उसके कारण वहाँ के लोग तो उनसे नाराज हुए ही, विश्व स्तर पर भी उनके खिलाफ विरोध का माहौल बना, उस पर नरसंहार का आरोप लगाया गया। और अमेरिका और ब्रिटेन के देशों ने तो कहा कि आपके पास परमाणु हथियार है। वो सद्दाम हुसैन कहता रहा कि मेरे पास परमाणु हथियार नहीं है, मैं विश्व दुनिया को क्षति नहीं पहुंचाने की स्थिति में हूँ। लेकिन अमेरिका ने, ब्रिटेन ने जबरदस्ती करके कहा कि नहीं आपके पास है। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से वहाँ से जांच के दल आया, वहाँ देखा कि नहीं है। फिर भी 2003 में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मिलकर इराक पर हमला कर दिया और सद्दाम हुसैन को हटा दिया। सद्दाम हुसैन की मृत्यु हो गई, और इराक के खिलाफ के युद्ध में सुरक्षा परिषद भी मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन कोफी अन्नान ने कहा था कि यह संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे उसमें कोफी अन्नान, यह युद्ध गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने यह लड़ाई लड़ी। आप सोच सकते हैं क्या यह तरीका सही है कि लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या किसी लोकतांत्रिक देशों पर हमला कर देना चाहिए? ये कहीं किसी भी दृष्टि से सही है क्या? और क्या बाहरी सहायता हर मामले में मददगार सहायता होती है? अगर लोकतंत्र बनना है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्थापित करनी है, तो वहाँ के नागरिकों को संघर्ष वाजिब होता है। जैसे कि आपने देखा कि
नेपाल में, बर्मा में, भारत में किस तरह जो है, पाकिस्तान में किस तरह लोगों ने सैनिक शासन भी झेला, उसके बाद लोकतंत्र भी अपनाया। हालांकि भारत में ऐसी बातें नहीं हुई, लेकिन 47 में भारत ने आज़ादी के साथ साथ यह भी कामना की थी, कल्पना की थी कि जब देश आज़ाद होगा तो हमारा देश लोकतांत्रिक होगा, और भारत ने आम जनता की आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए लोकतंत्र को अपनाया है। कोई बाहरी शक्ति आकर लोकतंत्र वहाँ स्थापित कर देगी, ये बातें कहीं न कहीं सही नहीं ठहरती है, क्योंकि लोकतंत्र तो नाम है उस सम्मान का, उस राय का, अभिव्यक्ति की आज़ादी का, अपने अधिकारों का, और ये कोई दूसरा आदमी दे नहीं सकता, ये तो वहाँ के लोग खुद ही दे सकते हैं, खुद ही ले सकते हैं। इस तरह ये अध्याय समाप्त होता है। आपके लिए एक प्रश्न और रख रहे हैं कि आप बताइए कि लोकतंत्र में तो लोगों को बहुत से अधिकार मिल जाते हैं, सैन्य तंत्र जहाँ होते हैं वहाँ लोकतांत्रिक आज़ादी खत्म हो जाती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो जाती है। आपसे हम और उम्मीद करते हैं कि एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि गैर लोकतांत्रिक देशों में आम लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब मिलते हैं दूसरे अध्याय के साथ। धन्यवाद।